हेलो स्टूडेंट्स, आज अधिगम पर आधारित मैं आपके सामने अपना दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो इसका पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको अधिगम और अधिगम की विशेषता पढ़ाया था, पसंद आया होगा। और आज उसका दूसरा पार्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिएगा और आप भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो वैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारकों पर, कुछ मुख्य फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे जो आज का पहला जो कारक है वो है सेंसेशन एंड परसेप्शन, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। आपको पता है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वे हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? त्वचा, कान, नाक, जीभ और आँखें। ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, यही हमारे संवेदी अंग भी होते हैं। और वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों के प्रत्यक्षीकरण में यही जो हमारे संवेदी अंग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। तो यदि किसी भी संवेदी अंग में, त्वचा, कान, नाक, जीभ या आँखों में, किन्हीं में कोई दोष हो जाए तो हमारा अधिगम प्रभावित होता है। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन एंड परसेप्शन का हमारे अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। यदि इनमें कोई दोष होता है तो हमारा अधिगम प्रभावित होता है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताएं। आवश्यकताएं भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। यदि बच्चे की आवश्यकता पूरी कर दी जाए तो उसके सामान्य व्यवहार में सहजता आ जाएगी। अर्थात जब तक बच्चों की शारीरिक तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं, शारीरिक और मनोसामाजिक आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाएं, तब तक उनसे किसी बौद्धिक चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि शारीरिक और मनोसामाजिक आवश्यकताएं कैसी होती हैं। जैसे यदि कोई बालक भूखा है, यदि कोई छात्र भूखा है और आप उससे ये अपेक्षा करिए कि वो पूरी तरह से अपनी शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसका जो ध्यान है वो बार बार भोजन की तरफ भागेगा। अर्थात उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति अभी नहीं हो पाई है। तो जब उनकी पूर्ति हुई रहती है, बच्चे का पेट भरा रहेगा, तो उसका हर काम में मन लगेगा, सीखने में मन लगेगा। इसी तरीके से मनोसामाजिक स्थिति क्या होती है? जैसे एक शिक्षक से छात्र डरा हुआ हो और वो छात्र फिर कक्षा में क्या करता है, वो भयभीत रहता है, उसको भय रहता है कि अभी शिक्षक मुझे पीटेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक डर बना होता है, जिस कारण वह पूरी तरह से सीखने के लिए तत्पर नहीं होता है। तो आवश्यकताएं जो होती हैं वो चाहे शारीरिक हों चाहे मनोसामाजिक हों, यह भी हमारे अधिगम पर प्रभाव डालती हैं। इसके बाद है आयु तथा परिपक्वन। अधिगम प्रत्यक्ष रूप से आयु तथा परिपक्वन पर भी निर्भर करता है। अर्थात यदि बच्चा सीखने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है तो अधिगम नहीं हो पाता है। तो सीखने के लिए परिपक्वता होनी चाहिए। एक जो बच्चे की आयु है, उस आयु में उसके स्तर तक की ही चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे एक
कक्षा 2 का छात्र है या एक 7 से 8 वर्ष का छात्र है, 5 से 6 वर्ष का छात्र है, अब उससे आप ये अपेक्षा करिए कि वो गणित के कठिन प्रश्नों को हल कर लेगा, तो क्या यह संभव है? ये संभव नहीं है। उसके ऊपर यदि आप प्रेशर डालेंगे कि उसको उन गणित के सवालों को सीखना चाहिए, तो उसका जो अधिगम है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आयु और परिपक्वता यदि उसकी उस लेवल की है तभी वह सीख सकता है, तो इसका भी अधिगम पर एक असर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है शारीरिक तथा मानसिक थकान, फिजिकल एंड मेंटल फैटिग। तो शारीरिक और मानसिक थकान में क्या है, कठिन विषय छात्रों को जल्दी थका देते हैं और इसी कारण समय सारणी में पहले कठिन विषय फिर सरल विषयों को स्थान दिया जाता है। जैसे कुछ विषय हमारे ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं। तो जब समय सारणी, जब टाइम टेबल स्कूल का बनाया जाता है तो उसमें क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? उसमें ध्यान ये रखा जाना चाहिए जो कठिन विषय हैं उनको पहले कर दिया जाए, क्योंकि बच्चा सुबह तरोताज़ा होता है, एनर्जेटिक होता है, उसको थकान नहीं होती है और वह उत्साह से उन कठिन विषयों को पढ़ेगा और बाद में उसको सरल विषय पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको शुरू में ही सरल विषय पढ़ाया जाए तो धीरे धीरे वो थक जाता है और फिर वो कठिन विषय को पढ़ने में दिक्कत महसूस करता है। और यदि कालांशों के बीच भोजनावकाश, विश्रांति काल का ध्यान रखा जाए तो थकान का प्रभाव कुछ कम हो जाता है और छात्र जल्दी सीख लेते हैं। अर्थात जो बीच में इंटरवल होता है, मध्यावकाश होता है, उसमें एक ठीक ठाक समय होता है तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर से जो है रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर से वो थोड़ा तरोताज़ा हो जाते हैं और फिर थकान उनकी कम हो जाती है, तो सीखने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। तो शारीरिक और मानसिक थकान का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह नेक्स्ट है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। यदि किसी बात को सीखने की इच्छा किसी बच्चे में प्रबल होती है तो उसमें सीखने की गति उतनी ही तीव्र होगी, किंतु यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ सिखाया जाए तो उसे सीखने में काफ़ी देरी होती है। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब तक बच्चा सीखने के लिए इच्छित नहीं होगा, उसकी इच्छा नहीं होगी, तो उसे ज़बरदस्ती सिखाया जाएगा तो वह उतना ठीक ढंग से अधिगम नहीं कर पाएगा, वह उस चीज़ को सही से सीख नहीं पाएगा। तो बच्चे की इच्छा सीखने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक दशाएं, इमोशनल स्टेट। तो जो संवेगात्मक दशाएं होती हैं मुख्य रूप से हम इनको दो तरह से देख सकते हैं, वांछनीय और अवांछनीय संवेगात्मक अवस्था या दशाएं। जैसे यदि हमारा मन क्या है, प्रसन्न है, खुश है और हमको किसी चीज़ को लेके क्या है, संतोष है, तो अधिगम सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि अवांछनीय संवेगात्मक दशाएं यदि हों, जैसे हमारे ऊपर दबाव हो, हमारे ऊपर किसी चीज़ को लेके जोर जबरदस्ती हो, व्यवधान उत्पन्न किया जाए, तो क्या होगा, तो अधिगम में बाधा उत्पन्न होगी, सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। तो संवेगात्मक दशाओं का भी अधिगम पर एक प्रभाव पड़ता है। यदि वांछनीय संवेगात्मक दशाएं हैं, हमारा मन प्रसन्न है, खुश है, हमें संतोष है, तो हम किसी भी चीज़ को बड़ी सहजता और सरलता के साथ सीख लेते हैं। लेकिन यदि हम पर कोई जोर है, दबाव है, व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, तो सीखने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, ये वही पेज है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे? यह मुख्य रूप से दो तरह की होती है, दो तरह की अभिप्रेरणा। कौन कौन सा? आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा।
अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा जागृत करती है। यह अधिगम का क्या होती है? यह अधिगम का मुख्य केंद्र होती है और किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा जागृत करती है। मुख्य रूप से यह दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वह क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा स्वतः जो हमारा मन होता है ना, जब वो कुछ भी सीखने के लिए खुद हमको प्रेरित करे, स्वतः को जब अंतर्मन से एक प्रेरणा मिलती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वह हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। और बाह्य प्रेरणा क्या होती है? बाह्य प्रेरणा जैसे हमको किसी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार हमको कोई मिले, या हमको कोई उपहार मिले, या किसी के द्वारा शाब्दिक रूप से भी हमारा प्रोत्साहन किया जाए, हमको प्रोत्साहित किया जाए, हमारा उत्साहवर्धन किया जाए, तो वह बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अभिप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, स्वतः और पुरस्कार, उपहार या किसी के द्वारा, अर्थात आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। इसके बाद नेक्स्ट है वातावरण, इन्वायरमेंट। तो वातावरण भी हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे देखते हैं इसको, सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण का होना अति आवश्यक है। शांत वातावरण, बैठने की उचित व्यवस्था, हवादार तथा रोशनी युक्त कक्षा कक्ष एवं अध्यापक और सहपाठी के साथ संबंध आदि का प्रभाव बच्चे के अधिगम पर पड़ता है। यदि विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ वहाँ की परिस्थितियाँ बच्चे के सीखने के अनुकूल हैं, तो उसका अधिगम पर सकारात्मक असर पड़ता है। वातावरण शांत हो, हवादार कमरे हों, रोशनी युक्त कमरे हों, बैठने की उचित व्यवस्था हो, तथा बच्चों का जो अध्यापक के साथ, उनके सहपाठियों के साथ जो संबंध है वो आत्मीय हो, तो बहुत ही सकारात्मक ढंग से अधिगम होता है। लेकिन अगर ये सारी व्यवस्थाएं, ये वातावरण विद्यालय में न हो, तो क्या होता है कि सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अर्थात बाधा उत्पन्न होती है। तो वातावरण का भी सीखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी तरह नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता। आपको पता है कि आप अपनी कक्षा में देखते हैं कि उसमें ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें व्यक्तिगत स्तर पे तमाम तरह की विभिन्नताएं होती हैं। उनमें से सबकी रुचियां अलग होती हैं, बुद्धि लब्धि अलग होती है, स्वास्थ्य का भी लोगों के अलग अलग स्थिति होती है। इसके अलावा थकान और पूर्व ज्ञान आदि की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही कक्षा में कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ देर से सीख पाते हैं। तो इसमें उनकी रुचि, बुद्धि, स्वास्थ्य, थकान, पूर्व ज्ञान आदि की भूमिका मुख्यतः होती है। जैसे जो अलग अलग तरह के बच्चे कक्षा में होते हैं, उनमें कुछ की रुचियां अलग हैं, कुछ की अलग हैं, बुद्धि लब्धि भी सबकी अलग है, स्वास्थ्य कुछ स्वस्थ हैं, कुछ बीमार हैं, या कुछ और किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इसके अलावा जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है वो है पूर्व ज्ञान। जैसे आप किसी भी चीज़ को सीखने जा रहे हैं और उसके बारे में यदि आपको पहले से जानकारी है, तो सीखने के दौरान आपको काफ़ी सरलता हो जाती है। तो पूर्व ज्ञान का भी अधिगम पर असर पड़ता है। इस तरह जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उस व्यक्तिगत विभिन्नता का परिणाम ये होता है कि कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। इसके अलावा उक्त कारकों के अतिरिक्त बालक की तत्परता, वंशानुक्रम, विषय वस्तु, अध्यापक की शिक्षण विधि तथा अधिगमकर्ता का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण भी प्रमुख कारक है।
जैसे बालक की तत्परता। बालक यदि सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तो उसको सिखाने वाला लाख कोशिश करे, बहुत कोशिश करे, वो अधिगम नहीं कर पाएगा, उसको सीखने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो सीखने के लिए जो बालक है उसका तत्पर रहना जरूरी है। इसके अलावा वंशानुक्रम का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही विषय वस्तु यदि ठीक है, प्रभावशाली है, तो उसका अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ अध्यापक की जो शिक्षण विधि है, यदि अध्यापक कक्षा में आवश्यकतानुसार अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है और प्रभावशाली ढंग से शिक्षण करता है तो अधिगम सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। बच्चे को अधिगम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, बच्चा जल्दी से अधिगम कर लेता है। और इसके अलावा अधिगमकर्ता का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण भी प्रमुख है। यदि भौतिक और सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है तो बच्चे का अधिगम भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये दूसरा वीडियो भी पसंद आया होगा। बीएड और डीएलएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं उन प्रशिक्षुओं के लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए भी यह वीडियो हितकारी होगा। मैं इसी तरह अधिगम पर और वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपका संबल, आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। तो आप अपने दोस्तों तक इसे अवश्य शेयर करें और आप भी इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।